हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था, जो आधुनिक काल में प्रारंभ था। भारतेंदु युग से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है और आपके लिए प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील और हिंदी का एडिशन किसे कहा था। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन ले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील किसे कहकर पुकारा था। अब हम शुरू करते हैं द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं, तो भारतेंदु युग को हम किस नाम से जानते हैं? सोचे देखे, आपको याद है क्या? भारतेंदु युग को हम जानते हैं पुनर्जागरण काल के नाम से। इस काल के पथ प्रदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग को हम द्विवेदी युग कहते हैं। 1858 के विद्रोह के पश्चात महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र ने भारतीयों में कुछ आशा जगाई थी, किंतु बाद में वे आशाएं खरी नहीं उतरी। हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ये कहा गया था महारानी विक्टोरिया के द्वारा कि हम आपकी बातों को मानेंगे। कुछ घोषणा पत्र भी दिए गए थे, लेकिन फिर यहाँ पर कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुए थे। फलस्वरूप जनता में असंतोष और क्षोभ की आग भड़कती चली गई। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेजों की नीति भारत के लिए अहितकर थी। यहाँ से कच्चा माल बाहर जाता था और वहाँ के बने पक्के माल की खपत भारत में होती थी। देश का धन निरंतर बाहर जाने से भारत निर्धन हो गया। इस कारण असंतोष फैला। पूरे भारत में आंदोलन होने लगे। देश के गोपाल चंद्र गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे देश को नेता मिल गए। भारतेंदु युग में जहां भारत की दुर्दशा का दुख प्रकट करके चुप रह गए थे, वहीं द्विवेदी कालीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ ही साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी थी। कि भारतेंदु युग में तो खूब नाटक कहानियां लिखी गई थी, लेकिन भारत की दुर्दशा का ही वर्णन किया गया था। इसके अलावा द्विवेदी जो युग था, वहाँ के कवियों के द्वारा भारत की दुर्दशा का तो वर्णन किया ही गया, उसी के साथ देशवासियों के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरणा भी दी गई। उस समय की काव्य धारा अर्थात उस समय भाषा कौन सी थी, किस बोली में रचनाएं रची गई थी, किस बोली में उनके काव्य ग्रंथ रचे गए थे, उनके बारे में देखें। यद्यपि भारतेंदु काल में ब्रज भाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली में रचनाएं की जाने लगी थी, किंतु उसे हम काव्य उपयुक्त नहीं समझ सकते। सुयोग से इसी समय जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पारखी तथा साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ। जून 1900 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हे कवित शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने, यानी हे कवित शीर्षक कविता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में। तो उनके द्वारा प्रकाशित कविता हे कविते शीर्षक से उन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रज भाषा के प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया था। सन 1903 में आचार्य द्विवेदी स्वयं सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविताएं लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप कई कवि आगे आए, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे प्रमुख थे। कुछ कवियों ने भी अपने रास्ते बदले थे, जो परंपरागत ब्रज भाषा में ही कविताएं लिख रहे थे। उनमें थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण प्रमुख थे। अर्थात जो उस समय ब्रज भाषा में ही लिखा करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जब सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ये देखा कि खड़ी बोली को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो इन तीनों कवियों द्वारा भी ब्रजभाषा को छोड़कर
खड़ी बोली में रचनाएं की जाने लगी। वो 3 कवि कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से विविधता और नवीनता आई। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि और वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। अतएव उन्होंने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया। आचार्य द्विवेदी जी ने समस्या पूर्ति को छोड़ने तथा स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने का भी परामर्श दिया था। द्विवेदी कालीन कविताओं में प्रमुख रूप से राष्ट्रीयता की भावना, सामान्य भावना, नीति और आदर्श की बातें, वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार, हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन, छंदों में विविधता आदि बिंदु उभर कर आए थे। प्रमुख कवि कौन कौन थे द्विवेदी युग के? सबसे प्रथम हम पढ़ते नाथूराम शर्मा शंकर को 1859 में जन्म और 1932 में निधन। इनका जन्म हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में हुआ था। ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान पाया था। सरस्वती पत्रिका के मुख्य कवियों में प्रमुख स्थान नाथूराम शर्मा शंकर ने पाया। देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग तथा विधवाओं तथा अछूतोद्वार इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे थे। कि नाथूराम शर्मा ने कौन कौन से विषयों पर लिखा था? देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग तथा विधवाओं और अछूतोद्वार के प्रमुख विषयों पर लिखा था। सामाजिक कुरीतियाँ, आडंबरों, अंधविश्वासों, बाल विवाह आदि पर भी इन्होंने बड़े तीखे व्यंग्य किए थे। नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, ये नाथूराम शर्मा शंकर के प्रमुख ग्रंथ हैं। दोबारा सुने, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, ये नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा लिखे हुए प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसके पश्चात अगले कवि आते हैं श्रीधर पाठक। इनका जन्म आगरा जिले के जौंघरी गांव में हुआ था। खड़ी बोली के तो ये पहले समर्थक कवि कहे जा सकते हैं। इन्होंने तो सरस्वती से पूर्व ही खड़ी बोली में कविताएं लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दे दिया था। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे थे। इनका सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में ही इनको सर्वाधिक सफलता मिली है। इन्होंने रूढ़ि का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण किया है। पाठक जी कुशल अनुवादक भी रहे हैं। इन्होंने कालिदास की ऋतुसंहार और गोल्डस्मिथ की हर्मिट, डेजर्ट विलेज और द ट्रेवलर का अनुवाद भी किया था। तो कालिदास के ऋतुसंहार का हिंदी में अनुवाद किया था और गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी हुई रचना हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया था। डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया था और द ट्रेवलर का शांत पथिक शीर्षक से काव्य अनुवाद किया था। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत विशेष उल्लेखनीय हैं। तो श्रीधर पाठक की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत। अगले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 तक इनका जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने रेलवे में नौकरी की, किंतु अधिकारियों के साथ कहासुनी होने पर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और 1903 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन से यह कार्य करते रहे। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया था वह चिर स्मरणीय रहेगा, यानी लंबे समय तक याद रहेगा। ये कवि, आलोचक, निबंधकार
अनुवादक और संपादकाचार्य भी थे। यानी ये कवि भी थे, आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, अनुवादक भी थे और संपादक आचार्य भी थे। इनके मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 मानी गई है। गद्य लेखन के क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिली थी कि गद्य में अधिक रचनाएं की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इनकी रचनाओं के नाम हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, ये तो इनके मौलिक पद्य हैं। और गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार, ये इनके द्वारा अनुदित रचनाएं हैं। ये द्विवेदी की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी कविता सहज, सरल और प्रायः उद्देश्यपूर्ण होती थी। इसके पश्चात देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को 1865 में जन्म और 1947 में निधन। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी रहे हैं। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। 1923 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर शेष जीवन साहित्य सेवा को समर्पित कर दिया था। उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इनका काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, पद्य प्रसून 1924, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे 1932, बोलचाल, रसकलश तथा वैदेही वनवास 1940 में प्रसिद्ध हैं। तो आपको वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, ये रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। मुख्य बात, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा हुआ प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से 1914 ईस्वी, इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। इन्होंने देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना की थी। इन्होंने कालिदास की मेघदूत का धाराधर धावन नाम से अनुवाद किया था। कालिदास की मेघदूत का धाराधर धावन नाम से अनुवाद किसने किया था? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया था। मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906 तथा वसंत वियोग 1912 इनकी उल्लेखनीय काव्य कृतियां हैं। इसके पश्चात गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है ये 1883 से 1972, इनका जन्म उन्नाव जिले के कहड़ा गांव में हुआ था। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। इन्होंने अनेक प्रियाण गीत और बलिदान गीत भी लिखे। पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर भी इन्होंने मार्मिक एवं प्रभावी कविताएं लिखी हैं। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक रहे हैं। सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? गया प्रसाद शुक्ल रहे हैं। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। एक बार दोबारा सुने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं कौन सी हैं? कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964, इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। ये द्विवेदी काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवियों में से थे। द्विवेदी के स्नेह और प्रोत्साहन से इनकी काव्य कला में निखार आया। इनकी प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। किंतु इनकी ख्याति का मूल आधार था वो था भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुई। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में भारत भारती के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। भारत भारती ने हिंदी मनीषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं उत्पन्न की और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। ये राम भक्त कवि भी थे।
याद रखना, मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि भी थे। मानस के पश्चात यानी रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ इन्हीं के द्वारा रचित रचना साकेत है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका अन्यतम योगदान है। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख काव्य ग्रंथ देखें, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। और प्लासी का युद्ध और मेघनाद वध और वृत्र संहार इनके अनुदित काव्य हैं। तो आपको याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त एक राम भक्त कवि थे। भारत भारती से इनको ख्याति मिली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। और 3 इनके अनुदित काव्य हैं। उन काव्यों में प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्र संहार इनके अनुदित काव्य हैं। इसके पश्चात आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 1889 और निधन 1962 में हुआ था। इनका जन्म जिला जौनपुर के अंतर्गत कोहरीपुर गांव में हुआ। ये सरस्वती पत्रिका के प्रभाव स्वरूप खड़ी बोली की ओर प्रवृत्त हुए थे। इनके 4 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी के 4 ग्रंथ कौन से हैं? मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। 1917 मिलन, 1920 पथिक, 1927 मानसी और 1929 स्वप्न। इनमें से मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, जो मुख्यतः देश प्रेम, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित है। मिलन, पथिक और स्वप्न काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यान खंड काव्य हैं। इसके पश्चात आते हैं, इनके अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे भी इसी युग के उल्लेखनीय कवि रहे हैं। द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार एवं उच्च आदर्शों का काव्य है। इस युग में सभी काव्य रूपों का सफल प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी इसी कालखंड को माना जाता है। इसके पश्चात द्विवेदी युग के गद्य साहित्य के बारे में देखते हैं। इस युग में गद्य साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया। गद्य की लगभग सभी विधाओं का इसी काल में विकास हुआ था। साहित्यकारों के मन पर राष्ट्र की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का प्रभाव पड़ा और उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना प्रतिबिंबित हुई। इस युग में साहित्य की प्रत्येक विधा में व्यापक राष्ट्रीय जागरण एवं सुधार की भावना विद्यमान है। इनके नाट्य साहित्य कौन से हैं द्विवेदी युग के? द्विवेदी युग में नाटक अपेक्षाकृत कम ही लिखे गए थे। इस काल के नाटकों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, रोमांचकारी नाटक, प्रहसन और अनुदित नाटक। राम और कृष्ण से संबंधित पौराणिक नाटकों में राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा, शिवनंदन सहाय का सुदामा, नारायण मिश्र का कंसवध, राम नारायण मिश्र का जनक बाड़ा, गंगा प्रसाद का रामाभिषेक, गिरधारी लाल का राम वन यात्रा, नारायण सहाय का रामलीला, राम गुलाम लाल का धनुष यज्ञ लीला उल्लेखनीय हैं। अन्य पौराणिक नाटकों में महावीर सिंह का नल दमयंती, बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी, जयशंकर प्रसाद का करुणालय, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णा अर्जुन युद्ध आदि उल्लेखनीय हैं। ये नाटक उपदेशात्मक अधिक हैं, यानी इनमें उपदेश अधिक दिए हुए हैं। ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उद्दल, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद का राज्यश्री उल्लेखनीय है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात प्रसाद से ही हुआ था।
सामयिक उपादानों पर आधारित नाटकों में प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा, भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह, जीवानंद शर्मा का भारत विजय, कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी और मिश्र बंधु का नेत्रोन्मिलन उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की विकृतियों को उभारने की चेष्टा की गई है। रोमांचकारी नाटक मुख्यतः रोमांचकारी एवं अलौकिक घटनाओं को केंद्र में रखकर पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए। इन्हें मंचीय नाटक भी कहा गया है। ये व्यवसायी नाटक मंडलियों के द्वारा लिखे गए, यानी जो व्यवसाय करते थे अर्थात नाटक किया करते थे और उससे कुछ आमदनी होती, उससे अपना गुजारा किया करते थे। रोमांचकारी नाटकों में मोहम्मद मियाँ का रौनक, हुसैन मियाँ का जरीफ, मुंशी विनायक प्रसाद का तालिब, सैयद मेहंदी हसन का एहसान, आगा मोहम्मद का हश्र उल्लेखनीय हैं। इन नाटककारों में राधे श्याम कथावाचक का नाम महत्वपूर्ण है। रोमांचकारी नाटकों में नाटककारों में देखें तो राधे श्याम कथावाचक का नाम महत्वपूर्ण है। रोमांचकारी नाटक जितने भी हुए हैं उनमें मुख्य नाटककार की जो भूमिका में थे उनमें कथावाचक था एक राधे श्याम, उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने नाटकों को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए पर्दों की तड़क भड़क और वेशभूषा की चमक दमक के साथ ही साथ दृश्यों में अद्भुत तत्वों का समावेश किया था, जैसे आकाश मार्ग से देवताओं का जाना, तारों का टूटना, पुष्प वर्षा का होना, खंभों का टूटना और उनमें से पात्रों का निकलना आदि। इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे, ऐसे नाटकों में दिखाते थे जिससे कि लोगों में आनंद की अनुभूति हो सके, लोगों का मनोरंजन हो सके। इस युग में प्रहसन भी लिखे गए जिनमें बद्रीनाथ भट्ट का चूकी की उम्मीदवार, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उलटफेर और नोकझोंक प्रमुख हैं। प्रहसन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा से कुछ नाटकों के अनुवाद भी हुए हैं। संस्कृत से श्री सदानंद अवस्थी ने नागानंद, लाला सीताराम ने मृच्छकटिक और कवि रत्न सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार मोलियर के नाटकों को लल्ली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद किया था। अगला आता है उपन्यास। द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यास देखें। इस काल में उपन्यास नाटक की अपेक्षा ज़्यादा लिखे गए थे। इस काल के लेखकों और पाठकों की प्रवृत्ति कुतूहल, रहस्य और रोमांच के माध्यम से मनोरंजन करने में अधिक रही थी। इस काल के लेखकों और पाठकों की प्रवृत्ति है और कुतूहल, रहस्य और रोमांच के माध्यम से मनोरंजन करना ज़्यादा रही थी। सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर गंभीर उपन्यासों की रचना इस युग में कम हुई। इस युग में तिलस्मी अय्यारी, जासूसी, अद्भुत घटना प्रधान ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास अधिक लिखे गए थे। ये तिलस्मी अय्यारी आपको बताया था, जादूगरी से संबंधित नाटक। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा देवकी नंदन खत्री द्वारा भारतेंदु युग में आरंभ की गई थी, जो द्विवेदी युग तक भी जीवित रही। खत्री जी के काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ के प्रथम 6 भाग आदि उपन्यास प्रकाशित हुए। यानी भूतनाथ जो इनकी रचना थी उसके 6 भाग देवकी नंदन खत्री के द्वारा प्रकाशित कर दिए गए थे। बाकी जो बचे हुए भाग थे वो देवकी नंदन खत्री का ही पुत्र था जिसका नाम था दुर्गा प्रसाद खत्री। उसने बाकी के शेष भूतनाथ के भाग लिखे थे। हरे कृष्ण जौहर ने मयंक मोहिनी या माया महल, कमल कुमारी, निराला नकाबपोश, भयानक खून आदि तिलस्मी उपन्यास लिखे हैं। तो यहाँ पर प्रमुखतया 2 नाम आए हैं, एक तो हरे कृष्ण जौहर और एक देवकी नंदन खत्री। इनके अलावा भी जो तिलस्मी उपन्यासकार है वो देखें, किशोरी लाल गोस्वामी ने तिलस्मी शीश महल, रामलाल वर्मा ने पुतली महल भी इसी वर्ग में इनकी रचनाएं आती हैं, अर्थात तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में ही ये गिने जाते हैं, पुतली महल और तिलस्मी शीश महल।
आगे चलकर देवकी नंदन खत्री के सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ के शेष भागों को लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। गहमरी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। आर्थर के उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट का इन्होंने गोविंद राम नाम से अनुवाद किया था। सरकटी लाश, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि उनके प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं। गोपाल राम गहमरी के इतने सारे जासूसी उपन्यास हैं। अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों में विट्ठल दास नागर का किस्मत का खेल, बांकेलाल चतुर्वेदी का खौफनाक खेल, निहाल चंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस जौहरा, प्रेम विलास वर्मा का प्रेम माधुरी या अनंग कांता और दुर्गा प्रसाद खत्री का अद्भुत भूत प्रमुख हैं। इसके पश्चात इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, परंतु इन उपन्यासों में इतिहास तत्वों की कमी थी। ये उपन्यास भी रहस्य और रोमांच से प्रेरित थे। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में किशोरी लाल गोस्वामी इस युग के सशक्त उपन्यासकार माने गए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के तारावा क्षात्र कुल कमलिनी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा चर्चित उपन्यास रहे हैं। गंगा प्रसाद गुप्त ने नूरजहां, कुमार सिंह सेनापति और हमीर उपन्यास लिखे थे। ये गंगा प्रसाद गुप्त के कौन कौन से उपन्यास हैं? नूरजहां, कुमार सिंह सेनापति और हमीर उपन्यास किसके हैं? गंगा प्रसाद गुप्त के। जयराम दास गुप्त के कश्मीर पतन, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, मलका चांद बीबी आदि उपन्यास लिखे थे। तो जयराम दास गुप्त के उपन्यास कौन से हैं? कश्मीर पतन, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, मलका चांद बीबी आदि उपन्यास हैं। सामाजिक उपन्यासकारों में देखें तो लज्जाराम शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रजनंदन सहाय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और मनन द्विवेदी उल्लेखनीय हैं। लज्जाराम आदर्श के आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार और सती सुखदेवी आदर्श हिंदू उपन्यासों का विशेष महत्व है। किशोरी लाल गोस्वामी के लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सोतिया डाह, माधवी माधव या मदन मोहिनी और अंगूठी का नगीना, इन उपन्यासों से विशेष ख्याति मिली थी किशोरी लाल गोस्वामी को। इसके पश्चात अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरिक अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखे थे। ब्रजनंदन सहाय के सौंदर्य उपासक और राधाकांत, ये दो उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हुए। मनन द्विवेदी का रामलाल में ग्रामीण जीवन का सजीव और यथार्थ चित्रण मिलता है। तो मनन द्विवेदी का रामलाल उपन्यास, राधिका रमण प्रसाद सिंह का नवजीवन व प्रेम लहरी प्रेमाकुलतापूर्ण भावात्मक उपन्यास है। आगे चलकर इन सामाजिक उपन्यासों ने प्रेमचंद की उपन्यास रचना के लिए मार्ग पुष्ट किया। सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था। प्रेमचंद भी इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। उनके प्रेमा, रूठी रानी और सेवा सदन इसी युग के उपन्यास हैं जो प्रकाशित हुए थे। प्रेमचंद के कौन से रचनाएं देखें? प्रेमा, रूठी रानी और सेवा सदन, ये भी इसी युग के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगले आते हैं कहानी। द्विवेदी युग में कौन सी कहानियाँ थी? तो सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1912 से 1918 के बीच वह पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। सरस्वती पत्रिका 1900 पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का भी विकास हुआ। आरंभिक लेखकों में किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी
सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। यह शेक्सपियर के टेम्पसेट नामक जो नाटक है उसके आधार पर लिखी गई थी। सन 1900 ईस्वी में ही माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1902 ईस्वी में सरस्वती में ही भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त सरस्वती पत्रिका में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित हुई बंग महिला की दुलाई वाली कहानियां 1907 में प्रकाशित हुई थी। ऐतिहासिक कहानी लेखकों में वृंदावन लाल वर्मा प्रमुख हैं। इन्होंने 1909 ईस्वी में राखी बंद भाई लिखी थी। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसमें जयशंकर प्रसाद ने खूब कहानियां लिखी। इनकी कहानियों का संग्रह छाया नाम से 1912 में प्रकाशित हुआ था। राधिका रमन सिंह की कहानी थी कानों में कंगना, जो इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ समय पश्चात प्रेमचंद का आगमन हो गया। उन्होंने कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी, जो इस प्रकार से है: सौत, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर। ये प्रमुख कहानियां प्रेमचंद की प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, हमने ये पढ़ ली, जिसका सन 1915 में प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इसके अतिरिक्त सरस्वती में ही ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की झलमला कहानियां भी प्रकाशित हुई। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सन 1900 के आसपास हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1918 तक वह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। साहित्य में उनकी स्वतंत्र सत्ता मान्य हुई और इसका मौलिक रूप भी सामने आया। इसके पश्चात निबंध देखें। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इस युग में यानी कि द्विवेदी युग के निबंध लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु कौन? श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में है। उनका म्युनिसिपैलिटी कारनामे निबंध का व्यंग्य शैली में लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का म्युनिसिपैलिटी कारनामे निबंध व्यंग्य शैली में प्रकाशित हुआ था, लिखा गया था। आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे, जनकस्य दंड आदि इनके अन्य चर्चित निबंध हैं। गोविंद नारायण मिश्र अपनी पांडित्यपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान, समास बहुलता, दीर्घ वाक्य विन्यासपूर्ण गद्य शैली के लिए जाने जाते हैं। गोविंद नारायण ने काफ़ी कठिन निबंध लिखे थे। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू का चिट्ठा के लिए जाने जाते हैं और ये चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध सुदर्शन में प्रकाशित होते थे। इनके निबंध पुष्पांजलि में संकलित हैं कि पुष्पांजलि नामक पुस्तक में माधव प्रसाद मिश्र के निबंध संकलित हैं और जो सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित होते थे। सरदार पूर्ण सिंह इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं और वो प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने नैतिकता और सामाजिकता को लेकर निबंध लिखे थे। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता और कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की साहित्यिक क्षमता अप्रतिम थी। ये पुरातत्व के मान्य विद्वान थे। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रसिद्ध निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध 1912 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे।
इनके भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि तथा लोभ और प्रीति निबंध द्विवेदी युग में प्रकाशित हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी, मनन द्विवेदी, यशोदानंदन अखौरी, केशव प्रसाद सिंह भी इस युग के चर्चित निबंधकार रहे हैं। इस युग में समाज की हीन अवस्था, आर्थिक विषमता, धार्मिक पतन और व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर निबंध लिखे गए। शैली की दृष्टि से इस युग में वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, शोधपरक आदि सभी शैलियों में निबंध लिखे गए। आलोचनाएं कौन कौन सी लिखी गई थी द्विवेदी युग में? इस युग में आलोचना का भी विकास हुआ। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर तथा छंद सारावली और लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा नामक आलोचना लिखी थी। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना करके किया था। इसी कड़ी में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न जो 1910 में प्रकाशित हुआ, आगे चलकर लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी और देव पर भी आलोचना की लिखी थी। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। मिश्र बंधु विनोद 1913 में भी शोध परक दृष्टि को महत्व दिया गया। सरस्वती के माध्यम से परिचयात्मक आलोचना का आरंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में परिचयात्मक आलोचना लिखी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संयोगिता स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर पर व्याख्यात्मक आलोचना लिखी थी। जीवनियाँ उस समय कौन कौन सी लिखी गई थी द्विवेदी युग में? इस युग में जीवनी लेखन भी पर्याप्त हुआ था। इस युग में राष्ट्रीय चेतना का ये युग माना जाता है। आज़ादी की अलख जगाने के लिए इस युग में महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि 1918 में, सकवि संकीर्तन 1924 में, चरित चर्चा 1929 आदि जीवनी संग्रह लिखे थे। इस युग में आर्य समाज और अन्य महापुरुषों से संबंधित, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित, विदेश के महापुरुषों से संबंधित तथा महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ प्रचुर मात्रा में लिखी गई। रामविलास शारदा ने आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, चिमन लाल वैश्य ने दयानंद चरितामृत और अखिलानंद शर्मा ने दयानंद दिग्विजय नामक जीवनी लिखी। राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियों में महादेव भट्ट ने लाजपत महिमा, पारसनाथ त्रिपाठी ने तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष, मुकुंदीलाल वर्मा ने कर्मवीर गांधी, संपूर्णानंद ने धर्मवीर गांधी, नंद कुमार देव शर्मा ने महात्मा गोखले, बद्री प्रसाद गुप्त ने दादा भाई नौरोजी, ब्रज बिहारी शुक्ल ने मदन मोहन मालवीय और शीतलाचरण वाजपेयी ने रमेश चंद्र दत्त, माता सेवक लोकमान्य तिलक का चरित्र प्रमुख है। माता सेवक ने लोकमान्य तिलक का चरित्र लिखा था। ऐतिहासिक जीवनियों में कार्तिक प्रसाद खत्री की छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, लोकमान्य तिलक का चरित्र, बलदेव प्रसाद मिश्र की पृथ्वीराज चौहान, लोकमान्य तिलक का चरित्र, देवी प्रसाद की महाराणा प्रताप सिंह, लोकमान्य का चरित्र प्रमुख है। लोकमान्य तिलक का चरित्र तो काफ़ी ने लिखा है। इसके पश्चात विदेशी महापुरुषों पर लिखी जीवनियों में सिद्धेश्वर शर्मा की गेरिबाल्डी, लोकमान्य तिलक का चरित्र, उमापति दत्त शर्मा, ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, इतनी बार लोकमान्य तिलक का चरित्र नहीं लिखा गया था। हम जीवनियों से, राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जो जीवनियाँ हैं, यहाँ से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं 2 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाई क्योंकि कुछ ज़रूरी कार्य था। तो आपको जो सबसे पहले मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इसके लिए मुझे खेद है कि राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वरना आज द्विवेदी युग अपना कंप्लीट हो जाता।
धन्यवाद।